मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संसदीय शासन पर चर्चा करें। जो शासन का दूसरा प्रकार है, प्रजातंत्र का जो दूसरा प्रकार है, वह इस आधार पर दो भागों में इसे विभक्त किया गया है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध है या नहीं है। यदि संबंध है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच यदि संबंध है, तो उसे संसदीय शासन व्यवस्था का नाम दिया जाता है। और यदि दोनों के बीच संबंध नहीं है, तो उसे अध्यक्षात्मक शासन पद्धति कहा जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत शक्तियां यदि एक स्थान पर है, एकात्मक शासन हुआ। यदि शक्तियां बंटी हुई हैं केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच, तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। इसी प्रकार से जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों के बीच संबंध होता है, तो उसे संसदीय शासन कहते हैं। और यदि संबंध नहीं होता, दोनों की शक्तियां पृथक होती हैं, तो उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। आज देखें संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में। बेजहाट कहता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संयोग संसदीय शासन का लक्षण है और इन दोनों के बीच पृथकता अध्यक्षात्मक शासन का लक्षण है। तो संसदीय शासन इसे क्यों कहते हैं? इसे मंत्रिमंडल शासन भी कहते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं। ये लक्षण कौन कौन से हैं, इनको संक्षिप्त में देख लें, उसके बाद इसके विकास की चर्चा करेंगे। क्योंकि संसदीय शासन एकमात्र ऐसा शासन व्यवस्था है जिसका विकास हुआ है, और इसके लिए इंग्लैंड को श्रेय दिया जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड से ही संसदीय शासन व्यवस्था का विकास हुआ है। इसीलिए इंग्लैंड को संसदीय शासन की जननी कहते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसदीय शासन का व्यावहारिक पहले व्यवहार में आया, बाद में उसका सैद्धांतिकरण किया गया। इसी प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन भी पहले व्यवहार में लागू हुआ अमेरिका में, उसके बाद फिर उसका सैद्धांतिकरण किया गया, मतलब उसके लक्षण बाद में उन व्यवहारों के आधार पर निर्धारित किए गए। तो देखें इसके लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहला लक्षण है संवैधानिक प्रधान, कि राष्ट्रपति या इंग्लैंड के संदर्भ में सम्राट, या दूसरे देशों के संदर्भ में आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं, या कोई भी पदाधिकारी हो, जो भी कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह संवैधानिक प्रधान होता है, नाम मात्र का शासक होता है। पूरी शक्तियां उसके पास होती हैं, लेकिन वह केवल हस्ताक्षर करता है, किसी भी विषय पर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। वह राज्य करता है, शासन नहीं करता। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष जहां पर संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का शासक होता है, उसे संसदीय शासन का पहला लक्षण माना जाता है। दूसरा है मंत्रिमंडल वास्तविक। मंत्रिमंडल कार्यपालिका के दो भाग किए जाते हैं, एक संवैधानिक, दूसरा वास्तविक। संवैधानिक प्रमुख में राष्ट्रपति आता है, या प्रेसिडेंट आता है, या सम्राट आता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल को सम्मिलित किया जाता है। मंत्रिमंडल सभी विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है, और वह अपने निर्णय को राष्ट्रपति को या कार्यपालिका के अध्यक्ष को परामर्श के रूप में देता है, सलाह के रूप में देता है। राष्ट्रपति उस सलाह पर हस्ताक्षर कर देते हैं, आदेश लागू हो जाता है। तो मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग करता है, और मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुरूप राष्ट्रपति कार्य करता है। तीसरा है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच के प्रति उत्तरदायी। इसको दो रूपों में आप ले सकते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध होता है, और दूसरा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संबंध कैसे होता है? जैसे भारत में संसदीय शासन है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो खैर इसकी जननी ही है, जापान, इन देशों में संसदीय व्यवस्थाएं हैं। इन देशों में क्या होता है कि व्यवस्थापिका के प्रथम सदन का निर्वाचन होता है। प्रथम सदन के निर्वाचन में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, उसके नेता को
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ये मंत्रिमंडल जो बना, इसके प्रत्येक सदस्य को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है और संसद का सदस्य होते हुए भी ये कार्यपालिका मंत्रिमंडल के रूप में काम करते हैं। मतलब यह हुआ कि प्रत्येक मंत्री संसद की बैठकों में उपस्थित होता है, पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है, सदन का नेतृत्व करता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध होता है। प्रत्येक स्थिति में मंत्रियों को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच संबंध होता है। अब उत्तरदायित्व को देखें। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसको और भी स्पष्ट रूप से कहें तो मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। इस मंत्रिमंडल का आधार प्रथम सदन में बहुमत है। जब तक मंत्रिमंडल को प्रथम सदन में बहुमत का समर्थन, बहुमत का विश्वास प्राप्त है, तब तक मंत्रिमंडल अपने पद पर रहता है और जैसे ही बहुमत खो देता है यह मंत्रिमंडल, उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। तो मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और इस उत्तरदायित्व को अनेक रूप में स्पष्ट किया जाता है। जैसे संसद के सदस्य मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछते हैं, पूरक प्रश्न पूछते हैं, सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं। मंत्रिमंडल विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश करता है, इन विधेयकों को पास कराने के लिए प्रयास करता है। विरोधी दल के सदस्य उसका विरोध करते हैं। बजट मंत्रिमंडल बनाकर के पेश करता है, विरोधी दल के सदस्य बजट का विरोध करते हैं और प्रथम सदन के पास यह अधिकार होता है कि वह मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव से पद से हटा सकता है। तो प्रथम सदन के पास यह अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का। इस प्रकार से मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों और भूलों के लिए प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय शासन में असली मुखिया प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल का वह अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल देश के शासन का संचालन करता है। मतलब राष्ट्रपति राज्य करता है, राजा राज्य करता है, प्रधानमंत्री शासन करता है। शासन के समस्त शक्तियों का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल एक टीम की भांति कार्य करता है। एक गोपनीयता। प्रत्येक मंत्री, प्रधानमंत्री जब अपने पद की शपथ लेता है या जब वह नियुक्त होता है इस पद पर, तो वह दो प्रकार की शपथ लेता है। एक पद से संबंधित शपथ लेता है कि पद से संबंधित दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा, और दूसरी शपथ लेता है कि शासन के अंतर्गत रहते हुए वह गोपनीयता बनाए रखेगा। गोपनीयता की शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति इन्हें, प्रधानमंत्री और प्रत्येक मंत्री को पद और गोपनीयता दो प्रकार की शपथ दिलाता है। इस गोपनीयता को, मतलब शासन संबंधित जो विभिन्न विषय होते हैं, इनको उजागर कोई भी मंत्री नहीं कर सकता। और यदि कोई मंत्री उसको उजागर कर देता है, मंत्रिमंडल में जो विषय विचार के लिए प्रस्तुत किए गए और विभिन्न विषयों के यदि वो उजागर कर देता है पद से हटने के बाद, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो वह गोपनीयता बनाए रखता है। मतलब वह उतना ही चीजें प्रकाशित करेगा जितना मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री कहे, उससे ज्यादा नहीं। और फिर है एकता। मंत्रिमंडल के बारे में कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। इनमें पूर्ण एकता होती है। कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों की आलोचना नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। यदि वह विरोध करता है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कभी भी उस मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। तो इनके बीच विचारों में, कार्यों में एकता होती है। इसी के अंतर्गत एक और तथ्य निहित है कि यदि कोई मंत्री कोई गलत काम कर देता है, उससे कोई भूल चूक हो गई
और सदन में मान लीजिए बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, अनेक प्रकार से हंगामा हो रहा है संसद में, तो मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य दूर खड़े होकर के तमाशा नहीं देखते, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसको बचाने के लिए पूरा मंत्रिमंडल सामने आ जाता है। उस मंत्री को जहां हो सके बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा। और यदि फिर भी ऐसा लगे प्रधानमंत्री को कि इस मंत्री के रहने पर मंत्रिमंडल की बदनामी होगी, सरकार की बदनामी होगी, तो उससे वह त्याग पत्र ले लेता है और इस प्रकार से मंत्रिमंडल बच जाता है। तो वे एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। और भी इसको स्पष्ट करके कहा जा सकता है कि यदि मान लीजिए किसी एक मंत्री के विरुद्ध कोई प्रस्ताव सदन पास कर देता है, प्रथम सदन, तो इससे पूरा मंत्रिमंडल भंग माना जाता है। यदि प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो पूरा मंत्रिमंडल भंग माना जाता है। तो इस प्रकार से इनके बीच एकता होती है। और आखिरी है राजनीतिक सजातीयता, मतलब इनकी राजनीतिक जाति, मंत्रिमंडल की राजनीतिक जाति एक ही होती है। दूसरे शब्दों में सभी जितने भी मंत्री होते हैं ये सब एक ही दल से संबंधित होते हैं। अन्य दलों को मिलाकर के जब मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है तो उसे मिश्रित सरकार या मिश्रित मंत्रिमंडल कहा जाता है, मिला जुला मंत्रिमंडल कहते हैं। तो ऐसा मिला जुला मंत्रिमंडल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता, संसदीय शासन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वह दो या अनेक दलों के समन्वय से सहयोग से मंत्रिमंडल बनता है। तो जब तक अन्य दल उसको सहयोग कर रहे हैं तब तक मंत्रिमंडल काम करता है। जैसे कोई भी पार्टी वहां से अलग हो जाती है, मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, क्योंकि वह बहुमत का विश्वास खो देता है। तो राजनीतिक सजातीयता का होना संसदीय शासन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये संसदीय शासन के लक्षण हैं। अब जरा देखें, इनमें से प्रत्येक लक्षण का विकास हुआ है और वह भी इंग्लैंड में विकास हुआ है। इसलिए ब्रिटेन को संसदीय शासन की जननी कहा जाता है। वो कैसे दिखेगा? इंग्लैंड में 850 ईस्वी के पहले, 850 ईस्वी के पहले, मतलब लगभग आज से लगभग 1200 वर्ष पहले छोटे छोटे राज्य थे। जब पवित्र रोमन साम्राज्य का आगाज हुआ था तो इंग्लैंड भी पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित हो गया। जब पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हुआ लगभग 450 ईस्वी में, तो यहां पर भी कुछ छोटे छोटे राज्य बन गए। 850 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड के राजा थे अल्फ्रेड। उन्होंने आसपास के विभिन्न राज्यों को जीत करके एक यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया, संयुक्त राज्य की स्थापना की। इसलिए उसको अभी भी यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ऐसे विभिन्न इनका नामकरण किया गया और इन सब को जीत करके उसने बृहद ब्रिटिश राज्य की स्थापना की। और अल्फ्रेड महान से ही इंग्लैंड में राजवंश का प्रारंभ माना जाता है। यह घटना है 850 ईस्वी के आसपास की। 850 में अल्फ्रेड महान ने राजवंश को स्थापित किया। इसके बाद लगभग 800 वर्षों तक अनेक कुलों का, अनेक वंशों का यहाँ पर शासन स्थापित हुआ। कभी एंग्लो सैक्सन से प्रारंभ हुआ, फिर रोमन, फिर ट्यूडर काल आया, स्टुअर्ट काल आया। अलग अलग राजवंशों के सम्राटों के द्वारा यहाँ का शासन चलता रहा। विशेष करके 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 1600 ईस्वी के बाद यहां पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 850 से लेकर के 1600 ईस्वी तक मान सकते हैं, या कह सकते हैं कि लगभग 17वीं शताब्दी तक, मतलब 800-900 वर्षों तक ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है, वह है संसद और सम्राट के बीच संघर्ष। संसद की स्थापना अल्फ्रेड महान के समय ही हो चुकी थी, भले ही उसका स्वरूप कुछ दूसरा था, लेकिन इसकी शुरुआत तो अल्फ्रेड महान के समय से ही हो चुकी थी। लेकिन आने वाले वर्षों में संसद और सम्राट के बीच संघर्ष होने लगे। सम्राट का यह कहना था कि मैं सम्राट हूं, इसलिए मैं सर्वेसर्वा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं।
और संसद के सदस्यों का कहना था कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, नगरों के प्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े वर्गों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारे सामने सम्राट को नतमस्तक होना चाहिए, हम जैसा कहेंगे सम्राट को वैसा करना चाहिए। दोनों के बीच संघर्ष लगभग 900 वर्षों तक चला, संसद और सम्राट के बीच। कभी सम्राट विजयी हो जाता था तो 2, 4, 8, 10 सांसदों को मार डालता था, मतलब फांसी पर चढ़ा देता था। कभी संसद विजयी हो जाती थी तो सम्राट की शक्तियों को कम कर देती थी, सम्राट को पद से हटा देती थी। ये सब ऊपर नीचे चलता रहा लगातार। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब सन 1615-20 के आसपास, एक सम्राट आया जिसका नाम था जेम्स प्रथम। वह सम्राट की दैवीय शक्तियों का सबसे बड़ा समर्थक था। जेम्स प्रथम का कहना था कि दुनिया में जितने भी राजा हैं, ये सब ईश्वर की सांस लेती हुई मूर्तियां हैं। जिस प्रकार से धार्मिक आदेशों का उल्लंघन करना पाप माना जाता है, इसी प्रकार से सम्राट चूंकि ईश्वर का प्रतिरूप है, इसलिए सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करना भी पाप है। अर्थात जनता को सम्राट के प्रत्येक आदेशों का पालन करना चाहिए, पालन करना पड़ेगा, अन्यथा सम्राट को यह अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति को कठोर दंड देवे। जेम्स प्रथम, खैर उसका समय बीता। उसके बाद उसका बेटा आया चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम के समय में संसद और सम्राट के बीच संघर्ष कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, और इतना ज्यादा बढ़ा कि पूरे इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध का समय है 1642 से 1645। मतलब देखिए, सम्राट इतनी ज्यादा तानाशाही दिखाने लगा कि संसद के सदस्य उसको सहन नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध, एक ही देश के लोग आपस में जब लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, उसको गृह युद्ध कहते हैं। तो 1642 से लेकर के 1645, 3-3.5 साल तक यहां पर युद्ध हुआ। एक तरफ सम्राट और उसके समर्थक, दूसरी तरफ संसद और उसके समर्थक। आखिरकार सम्राट परास्त हुआ, संसद विजयी हुई। सम्राट चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध मुकदमा चला और सन 1649 में सम्राट को फांसी की सजा दे दी गई। इस लंबी कवायद का परिणाम यह निकला कि ब्रिटिश संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अब राजा खत्म, राजपद खत्म, सम्राट खत्म, वंशानुगत शासन सब खत्म करो और गणतंत्र की स्थापना करो। परिणाम यह हुआ कि राजवंश, सम्राट और जितने भी ऐसी संस्थाएं थी जो सम्राट से संबंधित थी, सम्राट को समर्थन देती थी, ये सब संस्थाएं भंग कर दी गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भंग कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र का नेता बना क्रामवेल। यह 1649 में पद ग्रहण किया, 1658 तक रहा, 9 साल, और 1658 में इसकी मृत्यु हो गई। जब 1658 में क्रामवेल की मृत्यु हो गई तो ब्रिटिश संसद के सामने समस्या आई है कि अब हम किसको अपना राजा बनाएं, किसको अपना राष्ट्रपति बनाएं, किसको निर्वाचित राजा बनाएं। संसद तय नहीं कर पाई। खुसर पुसर फिर शुरू होने लगी अंग्रेजों के बीच कि चलो फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दें। तो सम्राट को तो मार डाला गया था, फांसी पर लटका दिए गए थे। तो उसका बेटा, सम्राट चार्ल्स प्रथम का बेटा चार्ल्स द्वितीय, पेरिस में वह रह रहा था। तो ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि पेरिस पहुंचे और राजकुमार चार्ल्स सेकंड से कहा, आप आइए, गद्दी खाली है, हम आपको अपना सम्राट बनाएंगे। तो चार्ल्स सेकंड ने कहा, तुमने मेरे पिताजी को मारा था, तुम मेरे को मार डालोगे, मैं नहीं जाता। तो ब्रिटिश संसद के नेताओं ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, चलिए हम आपको सम्राट का पद देते हैं। तो चार्ल्स सेकंड इस प्रकार से फिर सम्राट बन गया। इंग्लैंड में राजतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। अब देखिएगा, जिस राजतंत्र की स्थापना 850 ईस्वी में सम्राट अल्फ्रेड महान ने की थी,
वह राजतंत्र आज भी चल रहा है। इसमें केवल ये जो 9 वर्ष का समय है, 1649 से 1658 तक का पीरियड गैप आता है। और अभी जो वर्तमान समय में इंग्लैंड के सम्राट हैं, उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। तो चार्ल्स सेकंड की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो चार्ल्स सेकंड सम्राट आया, राष्ट्रतंत्र की स्थापना हो गई और पहले जितने भी संस्थाएं भंग कर दी गई थी, इनको पुनर्जीवित कर दिया गया। चार्ल्स सेकंड ने बहुत बढ़िया काम किया। क्या? उसने कबाल बनाया, CABAL, कबाल। कबाल क्या है? कबाल मंत्रिमंडल का प्रारंभिक रूप है। कैसे? सम्राट चार्ल्स सेकंड जिस जगह पर अपने मंत्रियों से परामर्श लेता था, वह राजमहल का अंदर वाला कमरा था। और अंदर वाले भाग को इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। किसी चीज के अंदरूनी भाग को कैबिनेट कहते हैं। तो जब कभी भी कोई मिलने आता था सम्राट से, तो दरबार कहता था सम्राट अभी कैबिनेट में है, मतलब कैबिनेट में परामर्श ले रहे हैं। महल के अंदर जो कमरा है, वहां पर बैठ करके वह मंत्रियों से परामर्श ले रहे हैं। क्योंकि कैबिनेट के परामर्श गुप्त होते हैं, अति गोपनीय, इसलिए गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेते हैं प्रत्येक मंत्री। तो इन परामर्शों को उजागर नहीं किया जाता। तो ये कथन शुरू हुआ कि सम्राट अभी कैबिनेट में है, और उसी कैबिनेट शब्द का प्रयोग फिर मंत्रिमंडल के लिए किया जाने लगा। इसको कबाल पहले कैसे कहा गया? सम्राट चार्ल्स द्वितीय जिन 5 मंत्रियों से परामर्श लेता था, उनके नाम के पहले अक्षर को लेकर के कबाल कहा गया। CAPAL। C जॉर्ज क्लिफोर्ड, A एस्ले, B बकिंघम, A आर्लिंगटन और L लैंडरडेल। क्लिफोर्ड, एस्ले, बकिंघम, आर्लिंगटन, लैंडरडेल, इन 5 लोगों के नाम के पहले अक्षर को लेकर के इस प्रकार से मंत्रिमंडल का नाम उसको दिया गया, कबाल नाम दिया गया। तो इस प्रकार से चार्ल्स सेकंड ने अपना समय बहुत अच्छी तरह से बिताया। चार्ल्स सेकंड की मृत्यु हुई, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आया जेम्स सेकंड आया। जेम्स सेकंड चार्ल्स द्वितीय के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाला नहीं था। वो तो जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाला था। ये नहीं सुधरा। चार्ल्स सेकंड तो सुधर गया था, लेकिन जेम्स सेकंड नहीं सुधरा। और उसने क्या किया? एक आदेश जारी किया कि संसद के द्वारा पारित किए गए किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार सम्राट को है। परिणाम यह हुआ, संसद और सम्राट के बीच फिर से ठनाठनी हो गई, तनातनी शुरू हो गई। तो ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने सोचा कि नहीं, ये जेम्स सेकंड सम्राट का कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो संसद के नेता अपने सम्राट के विरुद्ध सहायता पाने के लिए ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय के पास गए। ऑरेंज राज्य का राजकुमार विलियम तृतीय जेम्स सेकंड का बहनोई था। तो विलियम तृतीय से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपके जो साले साहब हैं कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका कुछ जुगाड़मेंट करिए। तो विलियम तृतीय ने अपनी सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण किया। जब 1688 की घटना है, 1688, तो 1688 में विलियम तृतीय ने अपनी सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण किया। और जब जेम्स सेकंड ने देखा कि उसका साथ देने वाला पूरे इंग्लैंड में कोई नहीं है, यहां तक कि उसके बॉडीगार्ड्स भी भाग गए, संसद के साथ सम्मिलित हो गए। जब उसने देखा कि पूरे इंग्लैंड में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो वह गद्दी छोड़ करके भाग गया। और इस प्रकार से इंग्लैंड में रक्त का एक बूंद भी बहाए बिना
रक्तहीन क्रांति हो गई। इसी को कहते हैं शानदार क्रांति, ग्लोरियस रिवोल्यूशन, यह रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रिवोल्यूशन। और इस प्रकार से जेम्स सेकंड भाग गया। जेम्स सेकंड के भागने के बाद ब्रिटिश संसद और विलियम तृतीय दोनों के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते में ब्रिटेन की संप्रभुता, ध्यान दीजिएगा, इस समझौते में ब्रिटेन की संप्रभुता संसद में निहित कर दी गई। अभी तक सम्राट के पास संप्रभुता थी, अब सम्राट के हाथ से छीन करके उसे संसद में निहित कर दी गई। इसलिए कोई भी आपसे पूछे इंग्लैंड में संप्रभु कौन है, तो इसका एक ही शब्द में इसका उत्तर होगा संसद। संसद में संप्रभुता है। भारत में संप्रभुता कहां पर है, कोई निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते कि भारत में संप्रभुता कहां पर है, लेकिन इसका प्रयोग करने वाला राष्ट्रपति होता है, संसद नहीं, राष्ट्रपति होता है। तो इंग्लैंड में संप्रभुता संसद के पास निहित कर दी गई। विलियम तृतीय इंग्लैंड का नया सम्राट बना। इसकी आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी। आपको धन्यवाद।